गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात की थी और एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की व्याख्या अपन ने किसमें रिजिड रोटेटर के रूप में मानकर की थी। ठीक है, इसमें दो एटम्स को अपन ने ए और बी माना था, जिसका मास था m1 m2 और दोनों के बीच की दूरी r1 r2 थी। ठीक है, जिसका अपन ने जड़त्व गुण की व्यंजक की प्राप्ति की थी। ठीक है, दोनों की वैल्यू निकाल कर तो हमें लास्ट के अंदर आई की वैल्यू प्राप्त होती है म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ म्यू था अपने रिड्यूस मास था। नेक्स्ट है कि दृढ़ गुंडक में ऊर्जा स्तर की अगर अपन बात करें कि एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटेटर। ठीक है, या फिर सेमी क्लासिकल प्रिंसिपल भी कह सकते हैं इसको, कि रिजिड रोटेटर के अंदर जो एनर्जी लेवल होंगे वो क्या होंगे कि एक घूर्णन करते हुए अणु के कोणीय संवेग के लिए निम्न सूत्र प्रकार का होगा। ठीक है, एक घूर्णन करते हुए अणु के कोणीय संवेग के लिए सूत्र निम्न प्रकार होगा। क्या होगा कि L बराबर आई ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पर आई या ओमेगा यहाँ पर क्या है, कोणीय वेग है। लेकिन अणुओं के संवेग क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। ठीक है, अतः इन्हें निम्न सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर अणु का संवेग क्या है, क्वांटीकृत है, तो अपन एल की वैल्यू यहाँ पर कोणीय संवेग के लिए आई ओमेगा ना लेकर के क्या लेंगे, एल बराबर रूट जे प्लस वन एच बार। ठीक है, तो जहाँ एच बार की वैल्यू क्या है, एच अपॉन 2 पाई, तो अपन एल की वैल्यू लिख सकते हैं कि रूट जे प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। इसको अपन इक्वेशन 2 देते हैं, जहाँ जे क्या है, अणु की घूर्णन क्वांटम संख्या है, जिसका मान क्या होता है, 0 1 2 3 होता है। अतः घूर्णन करने वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल की क्वांटीकृत रोटेशनल एनर्जी निम्न प्रकार होगी। ठीक है, रोटेशन करते हुए अगर अपन डायटोमिक मॉलिक्यूल की क्वांटीकृत रोटेशनल एनर्जी की बात करें तो क्या होगी, ईजे बराबर, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या फिर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ईजे बराबर हाफ आई ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अतः समीकरण एक से अगर अपन देखें, ठीक है, कि आई आई ओमेगा क्या था, एल था, कोणीय वेग था। ठीक है, तो जहाँ ईजे की वैल्यू, ईजे की अपन वैल्यू देखें वापस से, तो ईजे बराबर हाफ एल स्क्वायर अपॉन आई, या फिर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर अपॉन 2 आई। ठीक है, अब यदि अपन एल का मान रखें, ठीक है, तो समीकरण 3 में एल का मान रख दें, तो एल की वैल्यू अपन को मिली थी ऊपर, तो क्या थी कि ईजे बराबर जे प्लस वन, ठीक है, अपॉन 2 आई एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट के अंदर अगर अपन ईजे की वैल्यू देखें सॉल्व करने के बाद में, तो अपने को भी ईजे की वैल्यू मिलती है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई डॉट जे प्लस वन। ठीक है, दो 2 आई और 4 पाई स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 8 पाई स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और एच स्क्वायर का अपन ए पोर्शन बाहर ले लेते हैं और जे प्लस वन को पीछे की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। चूँकि घूर्णन क्वांटम ऊर्जा को अपन सेंटीमीटर इनवर्स में व्यक्त किया जाता है, तो अपन ईजे बार को क्या लिख सकते हैं, ईजे अपॉन एस सी, अर्थात एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई इंटू वन अपॉन एस सी डॉट जे प्लस वन। ठीक है, एक नया व्यंजक ऐसे इंक्लूड कर देते हैं, तो ईजे बार की वैल्यू अगर अपन देखें सॉल्व करने के बाद में, तो क्या होती है, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, ठीक है, डॉट जे प्लस वन। एक जो एच था यहाँ पर, एच स्क्वायर में से नीचे वाले एच से कैंसिल हो जाता है, तो केवल क्या बचता है, एच। ठीक है, तो एच 8 पाई स्क्वायर आई सी डॉट जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ईजे बराबर बी जे प्लस वन, जहाँ बी क्या है, यह यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है एच 8 पाई स्क्वायर आई सी, और ईजे यहाँ पर क्या है, रोटेशनल एनर्जी है, ईजे बार। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि अणु की जो घूर्णन ऊर्जा है, अणु के जड़त्व आघूर्ण आई, ठीक है, और घूर्णन क्वांटम संख्या क्या जे पर निर्भर करती है। यदि जे बराबर 0 1 2 3 हो तो अपन ईजे के मान ज्ञात कर सकते हैं इस इक्वेशन से, कि जब जे बराबर 0 हो तो ईजे की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ईजे बार क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। और यदि अगर जे बराबर 1 हो तो अगर अपन एक वैल्यू रखे इसके अंदर बीजे जे प्लस वन के अंदर, तो अपने को क्या मिलती है, ईजे बराबर बी डॉट वन वन प्लस वन, तो अपने को ईजे की वैल्यू कितनी आएगी, 2 बी सेंटीमीटर इनवर्स। वहीं अगर जे बराबर कितना हो, 2 हो, ठीक है, तो जे बार बराबर बी डॉट टू टू प्लस वन, तो कितनी आ जाएगी, 6 बी सेंटीमीटर इनवर्स। उसी प्रकार अपन जे बराबर अगर 3 है, ठीक है, तो ईजे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ईजे बार बराबर बी डॉट तीन
3+1 अर्थात 12 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर अपने को वैल्यू मिल जाती है। और इन वैल्यू का अगर अपन रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखें तो कुछ अपने को इस तरीके से रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, जहाँ 0, 2b, 6b, जहाँ J1 J0 से लेकर अपने को J1 J2 J3 J4 J5 और J6 तक की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर 2b सबसे पहले J1 की वैल्यू कितनी आती है 2b। अब जैसे जैसे स्पेक्ट्रम बढ़ता जाता है, ठीक है, J की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पेक्ट्रम के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ती जाएगी, अर्थात J0 J1 की बात करें तो इसमें दूरी कम होती है। ठीक है, और J1 और J2 में थोड़ी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच में दूरी बढ़ती है अर्थात J की वैल्यू बढ़ेगी तो EJ की वैल्यू भी बढ़ती है और EJ का मान भी बढ़ता है। ठीक है, तो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर अपन अनुमत ऊर्जा स्तर की बात करें तो कुछ अनुमत ऊर्जा स्तर इस तरीके के स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अपना टॉपिक स्पेक्ट्रमी रेखा की आवर्ती। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम लाइंस। ठीक है, अपन ने आगुण की जड़त्व आगुण की बात की, उसके बाद में उसकी अपन ने रोटेशनल एनर्जी की फाइंड आउट किया। अब अपनी है कि फ्रीक्वेंसी और रोटेशनल स्पेक्ट्रम लाइन, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। कि माना कि अणु का संक्रमण निम्न ऊर्जा स्तर J से उच्च ऊर्जा स्तर का होता है J डैश तक होता है। तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य गुणन ऊर्जा के अंतर को अपन निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एनर्जी लेवल के जो बीच में डिफरेंस होगा डेल्टा EJ क्या होगा, EJ माइनस EJ डैश। तो क्या होता है कि H²/8π² I माइनस H²/8π² J डैश J डैश प्लस 1। ठीक है, दो अलग अलग एनर्जी स्तर मान लिए और जो दोनों के लिए डेल्टा EJ बार या डेल्टा EJ का जो मान था उसकी वैल्यू अपन ने अलग अलग लिख ली है दोनों, और जो घूर्णन ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है दोनों घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा का मान होता है। ठीक है, तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो क्या होता है डेल्टा EJ बराबर H²/8π² I JJ+1 माइनस J डैश प्लस 1। यहाँ यह ऊर्जा डेल्टा EJ अवशोषित होती है। ठीक है, जब अणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तथा यह ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब अणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो यह क्वांटीकरण सिद्ध, यह ऊर्जा क्या होती है वापस से अवशोषित होती है। ठीक है, क्या होगा जब यह ऊर्जा डेल्टा EJ अवशोषित होती है कब, जब अणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, और जब वापस उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तरों में आएगा तो यह ऊर्जा क्या होगी वापस से उत्सर्जित होती है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित ऊर्जा स्पेक्ट्रम रेखाओं के रूप में दिखाई देती है तथा यह घूर्णन तरंग क्या न्यू बार J द्वारा प्रदर्शित होती है। अगर अपन क्वांटम में से कंसेप्ट की बात करें तो जो उत्सर्जित रेखाएं होती है हमें स्पेक्ट्रल लाइंस के रूप में मिलती हैं, जो हमें अपन रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और तथा जो घूर्णन तरंगे हैं ये ये जो घूर्णन तरंगे न्यू बार J को प्रदर्शित की जाती हैं। तो अगर अपन घूर्णन तरंगों की बात करें या फिर घूर्णन तरंगों की संख्या की बात करें न्यू बार J, तो क्या होता है न्यू बार J बराबर EJ/SC। न्यू बार क्या था अपन ने शुरू में पढ़ा था, तरंग संख्या एनर्जी बटा SC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यू बार है J बराबर डेल EJ/HC बराबर H²/8π²। ठीक है, आई HC J+1 माइनस J डैश प्लस 1 के बराबर। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होता है एक H कैंसिल हो गया, ऊपर वाला H² में से नीचे वाला जो है एक H था वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो नेट वैल्यू क्या आती है H/8π² IC J+1 माइनस J डैश प्लस 1। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन यहाँ पर इसको व्यंजक में लिख दें कि B J+1 माइनस J डैश प्लस 1। ठीक है, अपन ने ऊपर V की वैल्यू निकाली थी तो यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं न्यू बार J को, यहाँ पर इसको संपूर्ण टर्म को H/8π² IC को अपन B टर्म मान लेते हैं। ठीक है, या कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अब जब J बराबर 1 और J डैश बराबर 0 हो तो उस कंडीशन में क्या ट्रांजिशन आता है या फिर तरंग संख्या क्या होगी, अर्थात न्यू बार J बराबर 0 से 1 तक हो तो अपन वैल्यू रख देते हैं J की वैल्यू 1 और J डैश की वैल्यू 0। तो B बराबर क्या होता है B 1 माइनस 0 माइन प्लस 1। तो जो नेट न्यू बार J 0 से 1 तक जो ट्रांजिशंस की जो वैल्यू आती है न्यू बार J की जो वैल्यू आती है कितनी होती है 2B सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन
टू बी सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है यदि अणु सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में और अधिक ऊर्जा अवशोषित करे, अर्थात जे डैश बराबर 1 से जे बराबर 2 स्तर में आता है। तब क्या होता है, अर्थात J1 से J2 के अंदर अगर ट्रांजिशन हो, तब उस कंडीशंस के अंदर तरंग संख्या का मान क्या होगा, न्यू बार J1 से 2 तक अगर वैल्यू रखें तो कितनी हमें मिलती है, 4b सेंटीमीटर इनवर्स, अर्थात अवशोषण रेखा 4b सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें प्राप्त होती है और सामान्यतः अणु से J1 प्लस स्तर में आता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर न्यू बार जे प्लस 1 तक देखें तो क्या होती है, टोटल जो वैल्यू आती है न्यू बार की क्या आती है, 2b प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो नॉर्मल है मतलब अलो ट्रांजिशंस का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो समीकरण से स्पष्ट है कि घूर्णन ऊर्जा स्तर पर दर घूर्णन ऊर्जा के दर स्तर बढ़ोतरी से अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं 2b 6 4b और 6b सेंटीमीटर इनवर्स की होती हैं, जबकि समान रूप से कमी करने पर समान उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। मतलब 2b जब एनर्जी एब्जॉर्व करेगा तो जब उसके अवसर्जन स्पेक्ट्रम की बात करें तो वापस से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के समान उत्सर्जन अवसर्जन दोनों के स्पेक्ट्रम में रेखाओं की लाइन बराबर होगी, अर्थात एनर्जी जितनी एब्जॉर्व करेगा उतनी वापस रिलीज करेगा। इस प्रकार घूर्णन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम की रेखाएं समान आवर्ती अंतराल 2b पर होती है और स्पेक्ट्रम की रेखाओं में यह अंतराल स्थिर रहता है। ठीक है, तो घूर्णन स्पेक्ट्रम की रेखाओं के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 2b का। ठीक है, अर्थात द 2b एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वापस से रिलीज करेगा। तो उनके बीच में अगर एक स्पेक्ट्रम की रेखाओं से दूसरे स्पेक्ट्रम की रेखाओं के बीच में बात करें, एनर्जी गैप की बात करें, ठीक है, या फिर आवर्ती अंतराल की बात करें तो कितना होगा, यहाँ पर 2b के बराबर होता है। इस डायग्राम को ऐसे भी समझ सकते हैं अपन, ऊपर वाले डायग्राम को। ठीक है, कि यहाँ पर 2b 4b 6b 8b और 10b और 12b एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी रेखा होती है, ठीक है, वो किस में जाएगी, सबसे पहले 2b से 2b में जाएगी, 4b से 4b में जाती है और जब 6b की एनर्जी को एब्जॉर्व करेगी तो वो 6b एनर्जी स्तर में जाएगी, अर्थात J बराबर 3 में जाएगी। और J बराबर 4 में कौन सी आती है, 8b, जब एनर्जी 8b के बराबर जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें घूर्णन कहाँ होगा, J बराबर 4 के अंदर होगा। ठीक है, इसको हम डायग्राम को ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब जितनी एनर्जी की वैल्यून को या नंबर को ऑब्जर्व करेगा उस एनर्जी लेवल में उसका ट्रांजिशंस होगा और प्रत्येक रेखाओं के बीच में कितना एनर्जी गैप होता है, 2b के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक नंबरिकल दे रखा है कि CO की बंध लंबाई 1.13 एंगस्ट्रॉन है तो प्रथम ऊर्जा अवस्था के लिए घूर्णन ऊर्जा की गणना करो। अब नंबरिकल भी इस यूनिट में से पूछे जा सकते हैं कि अगर CO की बॉन्ड लंबाई इतनी दे रखी है तो प्रथम ऊर्जा स्तर की अवस्था के लिए घूर्णन की गणना करो। तो CO अर्थात C12 में क्या है, C बराबर 12 एटॉमिक नंबर, तो कितना है इसका, अगर मास की बात करें 1.99 × 10⁻23 96 kg, और अगर ओ की अगर अपन मास की बात करें कितनी है, 2.66 इंटू 10⁻26 kg। आपको मास नंबरिकल में दे रखा होगा। ठीक है, आर यहाँ पर कितना है, मतलब दोनों के बीच में दूरी, डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 1.13 एंगस्ट्रॉन, अर्थात 1.3 इंटू 10⁻10 मीटर। तो अगर अपन ईजे के अंदर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखें, ठीक है, प्रथम ऊर्जा स्तर की बात कर रखी है, अर्थात J बराबर 1। ठीक है, तो EJ बराबर h² / 8π² I J+1। ठीक है, तो अपन इसके फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख कर इसमें J की वैल्यू रख दे, M1 की आपके पास वैल्यू है, R1 की वैल्यू है और इसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट J की वैल्यू से अपन ज्ञात करना है तो अपन डायरेक्ट J की वैल्यू से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेक्शन रूल है। ठीक है, इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।